हेलो स्टूडेंट्स, द सोशियोलॉजीपीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि सोशियोलॉजिस्ट समाज के बारे में जो बातें बताते हैं वो उन्हें पता कैसे चलती हैं? वो सिर्फ अंदाजा तो नहीं लगाते। तो आज हम क्लास 11 के चैप्टर 5 डूइंग सोशियोलॉजी रिसर्च मेथड्स को समझेंगे। हम जानेंगे कि समाज को एक साइंटिफिक तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी आखिर एक साइंस है क्यों। फिर हम ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की मुश्किल को समझेंगे, मतलब निष्पक्ष रहना कितना चैलेंजिंग है। इसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को जानेंगे और फिर बात करेंगे सर्वे मेथड की, जिससे बड़ी आबादी को स्टडी किया जाता है। और आखिर में हम इंटरव्यूज और इस चैप्टर के सबसे जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी को एक साइंस क्यों माना जाता है? इसका जवाब इसके मेथड यानी काम करने के तरीके में छिपा है। जरा सोचिए, एक सोशियोलॉजिस्ट और समाज को देखने वाले किसी भी आम इंसान में आखिर फर्क क्या है? हम सब समाज में रहते हैं और इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं, तो फिर अलग क्या है? और इसका जवाब है सिर्फ एक शब्द, मेथड, मतलब तरीका। बात यह नहीं है कि एक सोशियोलॉजिस्ट क्या जानता है, नहीं, बात यह है कि वो उस जानकारी तक पहुंचा कैसे। यही एक सिस्टमैटिक तरीका सोशियोलॉजी को एक साइंस का दर्जा देता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, और ये सोशियोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, ऑब्जेक्टिविटी बनाम सब्जेक्टिविटी। आसान भाषा में कहें तो एक रिसर्चर के लिए पूरी तरह से अनबायस्ड यानी बिना किसी भेदभाव के रहना कितना मुश्किल हो सकता है। चलिए पहले इन दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी भेदभाव के, न्यूट्रल होके सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर बात करना। दूसरी तरफ है सब्जेक्टिविटी, जो हमारे अपने ख्यालों, हमारी फीलिंग्स और पसंद नापसंद पर बेस्ड होती है। अब सोशियोलॉजिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो उसी दुनिया का हिस्सा है जिसे वो स्टडी कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि ऑब्जेक्टिव रहना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि हम सबके अपने बायसेस होते हैं, अपने अनुभव होते हैं। फिर हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि सामाजिक दुनिया में सच का कोई एक वर्जन तो होता नहीं है ना? और सोशियोलॉजी एक मल्टी पैराडाइमैटिक साइंस है, मतलब यहाँ एक ही टॉपिक पर कई अलग अलग, बल्कि कभी-कभी एक दूसरे के खिलाफ भी विचार मौजूद होते हैं। तो फिर सोशियोलॉजिस्ट इन चुनौतियों से निपटते कैसे हैं? वो एक बहुत ही कमाल की टेक्निक यूज करते हैं जिसे कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। इसका मतलब है एक तरह से खुद पर ही माइक्रोस्कोप लगाना, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बहुत बारीकी से जांचना। रिसर्चर कोशिश करता है कि वो अपने काम को दूसरों की नजरों से देखे। चलिए अब हम अपने तीसरे सेक्शन में आते हैं और पहली प्रॉपर रिसर्च मेथड को समझते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है एक इनसाइडर यानी अंदर का आदमी बन जाना। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है क्या? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें रिसर्चर लिटरली जिन लोगों पर स्टडी कर रहा है उनके बीच जाकर रहने लगता है, वो भी एक दो दिन के लिए नहीं, बल्कि साल साल भर या उससे भी ज्यादा, ताकि वो उनकी पूरी जिंदगी उनके तौर तरीकों को सीख सकें। इसे फील्ड वर्क भी कहते हैं। तो सोचिए, एक रिसर्चर असल में फील्ड वर्क में करता क्या है? वो एक गांव या कम्युनिटी में जाता है, वहां की पूरी जनगणना करता है, मतलब कौन कहां रहता है, लोगों के फैमिली ट्री तक बनाता है, उनकी भाषा सीखता है, उनके रोज के कामों में हिस्सा लेता है, और फिर हर दिन की अपनी एक डायरी, जिसे फील्ड नोट्स कहते हैं, उसमें सब कुछ नोट करता है। बहुत ही डीप काम है ये। अब इतने गहरे मेथड के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। सबसे बड़ा फायदा, आपको एक इनसाइडर वाला व्यू मिलता है, बहुत ही डिटेल में। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है, आप सिर्फ एक बहुत छोटे से ग्रुप को ही पढ़ सकते हैं, और जो बातें आप पता लगाते हैं जरूरी नहीं कि वो बड़े लेवल पर भी लागू हों। और हाँ, रिसर्चर के खुद के बायसेस का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से हमें गहराई तो मिलती है, पर सिर्फ एक छोटे से ग्रुप की। लेकिन अगर हमें हजारों या लाखों लोगों के बारे में जानना हो तो तब क्या करेंगे? यहीं पर हमारा अगला मेथड काम आता है, सर्वे। ये हमें समाज की एक बड़ी तस्वीर, अ बिग पिक्चर दिखाता है। तो सर्वे क्या होता है? सर्वे में हम पूरी की पूरी आबादी से बात नहीं करते हैं, हम उसमें से कुछ लोगों को बहुत सोच समझ कर चुनते हैं, जिन्हें सैंपल कहते हैं, और उनसे मिली जानकारी के आधार पर पूरी आबादी के बारे में अंदाजा लगाते हैं। लेकिन ये सैंपल सही हो, ये कैसे पक्का करें? इसके दो मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला, स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब अगर आपकी पूरी आबादी में अलग अलग तरह के लोग हैं,
जैसे शहर के, गांव के, अलग अलग जातियों के, तो आपके सैंपल में भी वो सब उसी रेशियो में होने चाहिए। और दूसरा है रैंडमाइजेशन। इसका मतलब है कि हर किसी के चुने जाने का चांस बराबर हो, बिल्कुल एक लॉटरी की तरह। सर्वे मेथड की असली ताकत देखनी है तो इस चार्ट को देखिए। ये भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो में आई खतरनाक गिरावट को दिखाता है। ये एक इतनी बड़ी और भयानक सच्चाई है जो हमें बड़े बड़े सर्वे और जनगणना के बिना कभी पता ही नहीं चलती। एक एक करके देखें तो ये प्रॉब्लम शायद नजर भी ना आए। तो फटाफट देख लेते हैं सर्वे के फायदे और नुकसान। फायदा, आप बहुत बड़ी आबादी को कवर कर सकते हैं और इसके नतीजों को पूरी आबादी पर लागू कर सकते हैं। और नुकसान, आपको बहुत गहराई से जानकारी नहीं मिलती। और हाँ, नॉन सैम्पलिंग एरर का भी खतरा रहता है, मतलब डेटा भरने या रिकॉर्ड करने में कोई गलती हो जाए और एक बार सवाल बन गए तो उन्हें बीच में बदलना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, इंटरव्यू। और इसके बाद हम इस पूरे चैप्टर की सबसे जरूरी बातें एक साथ देखेंगे। इंटरव्यू ये बेसिकली एक बातचीत ही है रिसर्चर और जवाब देने वाले के बीच, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप सवालों को मौके के हिसाब से बदल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ये सर्वे या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जैसे मेथड में और ज्यादा गहराई ला सकता है। तो इस पूरे चैप्टर से हमें क्या सीखना है? सबसे जरूरी बात कि कोई एक मेथड बेस्ट नहीं होता। आपका रिसर्च का सवाल क्या है, मेथड उस पर डिपेंड करता है। सर्वे जैसे क्वांटिटेटिव मेथड हमें चौड़ाई दिखाते हैं, मतलब ब्रेड्थ, और ऑब्जर्वेशन जैसे क्वालिटेटिव मेथड हमें गहराई, डेप्थ देते हैं। और आजकल तो एक नया ट्रेंड है जिसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं, जिसमें दोनों तरह के मेथड्स को मिला दिया जाता है ताकि एक पूरी तस्वीर सामने आ सके। और हाँ, अगर इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो पढ़ने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।